Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 History Textbook Our Past 1 Chapter 6. Chapter 6 name is New Questions and Ideas. New Questions and Ideas. This chapter discusses the spiritual. This chapter discusses the spiritual and philosophical ferment that occurred around 2500 years ago, marked by the rise of thinkers like the Buddha and Mahavira and the development of the Upanishads. These movements questioned the rigid social order and ritualistic practices of the time. इस चैप्टर में क्या डिस्कस होगा? इस चैप्टर में हम लोग को स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल फर्मेंट पढ़ना है जो 2500 ईस्वी जो 2500 ईयर्स अगो जो फ्लरिश्ड हुआ था, अकर्ड हुआ था बाय द राइज ऑफ थिंकर्स. थिंकर्स कौन थे उस समय? तो उस समय बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है. जो उस समय राइज हुआ था थिंकर्स का, जैसे बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स थे उस समय, जो जिनके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द उपनिषद्स, और उपनिषद का जो डेवलपमेंट है उसी समय हुआ था, उनके बारे में भी हमको जानना है. इसके बारे में भी हम लोग को जानना है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द उपनिषद, उपनिषद के बारे में भी हम लोग को जानना है. दीज मूवमेंट्स क्वेश्चन द रिजिड सोशल ऑर्डर. ये जो मूवमेंट हुआ था, ये सारे मूवमेंट रिजिड सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन करने लगे. मतलब उस समय का जो रिजिड सोशल ऑर्डर हो गया था और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होते थे, उनको क्वेश्चन मार्क लगाने लगे ये सारे थिंकर्स. और उस समय का फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल जो डिस्कशन होता था वो सोशल ऑर्डर और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन मार्क लगा दिए उस पर. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इस चैप्टर में 3 चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा. बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, और उपनिषद के बारे में कि कैसे डेवलपमेंट हुआ उपनिषद का. ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ द बुद्धा. स्टोरी ऑफ द बुद्ध. स्टोरी बुद्ध का क्या है देखते हैं. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्ध कौन थे? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के फाउंडर थे जिनका नाम बचपन का क्या था? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज सिद्धार्थ. बचपन का नाम सिद्धार्थ था. ऑल्सो नोन एज गौतम, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिनको गौतम के नाम से भी जानते हैं. हु वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. जिनका जन्म कब हुआ था? 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले जिनका जन्म हुआ था. फाउंडर बुद्धिज्म के जाने जाते हैं और सिद्धार्थ उनका नाम था और गौतम भी उन्हीं का नाम है. नौ द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के बारे में क्या है? ही वाज, उनका बैकग्राउंड क्या था? ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस. वो क्षत्रिय प्रिंस थे. हु बिलोंग टू द साक्य गण. कौन से गण से बिलोंग करते थे? तो साक्य गण से बिलोंग करते थे. वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे और उनका बिलोंगिंग जो था वो साक्य गण से था. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नो रिनंसिएशन उनको कब मिला और क्या है रिनंसिएशन? ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. उन्होंने अपना घर जो है, कंफर्ट जो है वो छोड़ दिया. ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम. उन्होंने अपने घर की सुख सुविधाओं को त्याग दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया. क्या चीज़ के सर्च में? इन सर्च ऑफ नॉलेज. मतलब नॉलेज की सर्च में, नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया? अपने घर को और कंफर्ट को वो त्याग दिए, छोड़ दिए. ये क्यों ऐसा किए वो बुद्ध भगवान? तो टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. उन्होंने जो वर्ल्ड का सफरिंग है उसके कॉज को, उसके कारण को जानने के लिए उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने क्या किया? ज्ञान के खोज में और सफरिंग का जो मेन कॉज है, मतलब किसी दुख का कारण क्या होता है, दुनिया में जो इतने दुख हैं उसके क्या कारण है, और ज्ञान की खोज में अपने घर के सुख सुविधाओं को छोड़ के आगे निकल गए. यानी अपने घर के सुख सुविधाओं को छोड़ दिए और त्याग के बाहर निकल गए. इनलाइटेनमेंट. इनलाइटेनमेंट में क्या पढ़ना है? ही मेडिटेटेड फॉर डेज अंडर अ पीपल ट्री. उन्होंने पीपल ट्री के नीचे बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया. ही मेडिटेटेड
फॉर डेज अंडर अ पीपल ट्री, बहुत दिनों तक उन्होंने पीपल के ट्री के नीचे मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। एट बोध गया, कहाँ पे ये स्थान था? बोध गया में, जो बिहार में है। बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, एकाग्र होकर ध्यान लगाया। वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ वो अटेंड किए एनलाइटनमेंट को, जहाँ वो बुद्ध कहलाए, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आफ्टर दिस ही वॉज नोन एज बुद्ध, जिसके बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा। द वाइज वन, यानी उनको बुद्ध उसके बाद कहा जाने लगा। कब ऐसा हुआ? इनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने मेडिटेशन किया बहुत दिनों तक पीपल वृक्ष के नीचे, जो गया में है, बोध गया में, बिहार में। बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया, इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद उनको बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, द वाइज वन। बुद्ध का मीनिंग क्या होता है? द वाइज वन, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति। फर्स्ट सरमन, उनका फर्स्ट सरमन क्या था? ही कहाँ था? ही देन वेंट टू सारनाथ, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपना फर्स्ट जो है प्रवचन, जिसको सरमन कहते हैं, वो सारनाथ में दिया था, नियर वाराणसी, वाराणसी के बगल में जो है सारनाथ, वहीं पे। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने पहली बार अपना प्रवचन दिया था, जहाँ पे उन्होंने अपने भिक्षुओं को, अपने अनुयायियों को पहली बार टॉट किया था, सिखाया था। नॉ ट्रेवल एंड डेथ, ट्रेवल और डेथ के बारे में देखते हैं। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, उन्होंने अपने बाकी जीवन को, जब वो बुद्ध बन गए तो बाकी जीवन को ट्रेवलिंग में ही बिताया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, और वो अपने फुट से, मतलब पैरों, खुद अपने फुट से वो हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यानी ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, मतलब ऐसे ही पैदल घूमते रहते थे और पूरा लाइफ अपना ट्रैवलिंग में ही बिताए, और टीचिंग करते थे पीपल को अंटिल ही पास्ड अवे, और जहाँ भी जाते थे लोगों को टीचिंग करते थे, लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे, और बहुत सारा दुख से निकलने का उपाय बताते थे। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस चीज़ के बारे में उनको पता चला था, दुख का कारण क्या होता है और कैसे दुख से मुक्ति मिलेगी, ये सब वो एक दूसरे लोगों को डिस्कस करते थे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, वो पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही ट्रैवलिंग में बिता दिया और लोगों को सिखाने में बिता दिया। ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और वो जब उनका डेथ हुआ, वो कुशीनारा में उनका डेथ हुआ था। डेथ उनका कहाँ हुआ था? पास्ड अवे एट कुशीनारा, कुशीनारा में उनका डेथ हुआ था। की टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, की टीचिंग बुद्धा का क्या है देखते हैं। बुद्ध भगवान का की टीचिंग क्या है? द कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण क्या है? द कॉज ऑफ सफरिंग, द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बुद्ध ने ये सिखाया हमें कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है, दुख से भरा हुआ है। लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग। द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी दुख से भरा हुआ है। विच इज़ कॉज्ड बाय क्रेविंग एंड डिज़ायर्स, जो क्यों होता है, दुख क्यों होता है? तो डिज़ायर्स के कारण, यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। डिज़ायर होगा तो ही दुख होगा, अगर कोई चीज़ की इच्छा होगी तभी दुख होगा उसके लिए, तो इच्छा अगर नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। यानी जो तन्हा और तृष्णा होता है वही दुख का कारण होता है। यानी डिज़ायर्स हमारे अंदर जितनी होगी, क्रेविंग्स हमारे अंदर जितनी होगी, उसी के कारण दुख होता है। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग विच इज़ कॉज्ड बाय क्रेविंग्स एंड डिज़ायर, बुद्ध हमें बताए कि लाइफ जो है पूरा दुख से भरा हुआ है, फुल ऑफ सफरिंग है, और ये क्यों है? क्योंकि क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हमारे अंदर होता है, इसीलिए हमें दुख होता है। द मेन रीजन ऑफ सफरिंग, ये हमें डिस्कस किए। नाउ द पाथ टू एंड सफरिंग, अब ये कौन सा रास्ता है जिससे सफरिंग जो है एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पाथ जो है जिससे एंड हो जाएगा सफरिंग, वो कौन सा है? दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, अगर ये दुखों से, इन दुखों से हमें छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा? पाथ टू एंड सफरिंग, सफरिंग को कैसे एंड करेंगे? दिस कांस्टेंट क्रेविंग जो है इसको रिमूव किया जा सकता है, ये जो दुख है इनको हटाया जा सकता है बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, अगर हम सब चीज़ में मॉडरेट हो जाएं तो फिर ये दुखों का
अंत किया जा सकता है, इन दुखों को अंत किया जा सकता है। यानी सफरिंग को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ में, एवरीथिंग में मॉडरेशन पे आ जाएं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कर्म। ही बिलीव्ड दैट, कर्म, कर्म क्या होता है? ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। उनका ये विश्वास था कि कर्म जो है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, जो हमारे एक्शन का रिजल्ट ही है जो कर्म कहलाता है, वो भले अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट करता है हमें इस जीवन में भी और अगले जन्म में भी। यानी इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी हमारा कर्म ही है, हमारा एक्शन ही है, या तो गुड वाला होगा या बैड वाला होगा, किसी भी तरह का एक्शन ही हमें अफेक्ट करता है। यानी गुड एक्शन करो तो वो भी अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को और नेक्स्ट लाइफ को, और बैड वाला एक्शन करो वो भी अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को और नेक्स्ट लाइफ को। यानी कर्म के बारे में बुद्ध भगवान का ये विश्वास था कि दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन, हमारे जो एक्शन होते हैं ना, हमारे जो कर्म होते हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले दोनों, अफेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी को, यानी फ्यूचर को भी और इस लाइफ को भी, नेक्स्ट लाइफ को भी और इस लाइफ को भी। ना रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ही टॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने लोगों को सिखाया काइंड रहने के लिए, दयालुता के बारे में लोगों को सिखाया। He taught peoples to be kind and to respect the lives of others including animals. उन्होंने लोगों को दयालुता यानी काइंडनेस के बारे में सिखाया और रिस्पेक्ट करना सिखाया दूसरों के लाइफ को, और इंक्लूडिंग एनिमल, यानी लोगों को दूसरे लोगों के साथ दयालुता बिहेव करने के लिए, यानी काइंडनेस शो करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स के प्रति भी रिस्पेक्ट और काइंडनेस रखने के लिए लोगों को उन्होंने टॉट किया। यानी रिस्पेक्ट करना, दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखाना, ये सब उनका टीचिंग में से था। ही टॉट पीपल टू बी काइंड, काइंड रहना और रिस्पेक्ट करना दूसरे को, और उनमें एनिमल के प्रति भी काइंड रहना और रिस्पेक्ट करना, ये उनके द्वारा सिखाया गया। लैंग्वेज में क्या है? ही टॉट इन प्राकृत, वो कौन से लैंग्वेज में टॉट करते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान की बातें बताते थे? प्राकृत लैंग्वेज में। ही टॉट इन प्राकृत, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, उस समय ये कॉमन पीपल का लैंग्वेज हुआ करता था। ही टॉट इन प्राकृत, ये जो लैंग्वेज था प्राकृत, ये लैंग्वेज था उस समय कॉमन पीपल का, सो दैट एवरी वन कुड अंडरस्टैंड दिस हिज मैसेज। ये ऐसा इसलिए वो करते थे क्योंकि प्राकृत जो लैंग्वेज है कॉमन पीपल का लैंग्वेज था, और ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में सारे लोग जो हैं अंडरस्टैंड कर सकते थे उनके मैसेज को, इसीलिए उनका सारा जो सरमन था, उनका सारा जो टीचिंग था, वो प्राकृत लैंग्वेज में ही सिखाया गया था। He taught in Prakrit, the language of the common people, so that everyone could understand his message. Now, critical thinking. Critical thinking. He encouraged people to think for themselves rather than blindly accept what he said. उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि किसी की बातें सुन के क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, उन्होंने लोगों को इसके बारे में भी बताया। ही इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रैदर दैन ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। उन्होंने लोगों से कहा कि अपना दिमाग खुद का भी यूज़ करें, यानी थिंक करें, देम सेल्फ, खुद से सोचें, सारी बात जो बताया जाता है उसको खुद से भी सोचें, केवल ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करें, यानी वे जो कह रहे हैं उनको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके बारे में खुद से भी सोचना है। क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, ही इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रेदर दैन ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। उन्होंने जो भी कहा है उसके बारे में क्रिटिकली थिंक करना चाहिए लोगों को, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो भी कहा गया है। तो ये सारी टीचिंग थी बुद्ध भगवान की, बुद्धिज़्म की ये सारी टीचिंग थी। नाउ वी विल डिस्कस जैनिज़्म। Second part is of this chapter, Jainism, the teaching of Mahavira. The teaching of Mahavir. About the same time as the Buddha, Bardhaman Mahavir was spreading his message. उसी समय जब बुद्ध भगवान थे, जब बुद्धिज़्म फैल रहा था, बुद्धिज़्म इनकरेज हो रहा था, जब बुद्धिज़्म फ्लरिश्ड हो रहा था, उसी समय सेम टाइम में वर्धमान महावीर वाज स्प्रेडिंग हिज मैसेज। वर्धमान महावीर भी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे। आइए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर।
He was the last and 24th Tirthankar of the Jains. He was the last and 24th Tirthankar of the Jains. He was a Kshatriya prince. बैकग्राउंड में क्या है? ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, यानी वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 ना 24th तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें लास्ट जो थे वर्धमान महावीर ही थे। ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी। लिच्छवी के क्षत्रिय प्रिंस थे वे, और अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। वज्जी संघ का जो पार्ट था, यानी ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, वे लिच्छवी के क्षत्रिय प्रिंस थे। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, जो वज्जी संघ का पार्ट था, एक ग्रुप था जो वज्जी संघ का पार्ट था। इनके एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इनका एनलाइटमेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? एट द एज ऑफ 30। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 के एज पे इन्होंने क्या किया? अपना घर जो है त्याग दिया। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में रहने लगे फॉर 12 ईयर्स। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स, एक जंगल में 12 साल तक रहने लगे। 12 साल तक एक जंगल में बिताए। एंड फाइनली अटेन इनलाइटनमेंट, और फाइनली उनको इनलाइटनमेंट मिल गया, यानी फाइनली वो प्रबुद्ध हो गए। फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एट द एज ऑफ 30, 30 वर्ष के एज में जब उनकी आयु 30 ईयर्स ओल्ड हुई, तो वो अपने घर को त्याग दिए। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने लगे 12 साल तक लगातार रहे। एंड फाइनली उसके बाद उनको इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नाउ मेन टीचिंग ऑफ द महावीरा। मेन टीचिंग महावीर के क्या है? मेन टीचिंग ऑफ महावीर, फर्स्ट क्या है टीचिंग? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन के बारे में उनका टीचिंग क्या है? मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। उनका जो पहला टीचिंग था रिनंसिएशन के बारे में, वो क्या है कि मेन हो या वुमेन हो, जो चाहते हैं विश टू नो द ट्रुथ, जो सत्य को जानना चाहते हैं, मस्ट लीव, उनको क्या करना होगा? मस्ट लीव देयर होम्स, उनको अपना घर त्याग देना होगा। यानी मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। मेन हो या वुमेन हो, जिनको सत्य को जानना है, टू नो द ट्रूथ, सत्य को जिनको जानना है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मस्ट लीव देयर होम्स, उनको अपना घर छोड़ देना होगा। सेकेंड उनका क्या था टीचिंग? अहिंसा के बारे में। दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा, उनको अहिंसा के रूल को फॉलो अवश्य करना होगा। क्या चीज़ के रूल को? दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा। रूल अहिंसा का जो है, नॉन वायलेंस का जो है, वो फॉलो अवश्य करना होगा वेरी स्ट्रिक्टली। ये जैनिज़्म जो है अहिंसा पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फोकस करता है। दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी भी जीव को या किसी भी लिविंग बींग्स को क्षति नहीं पहुंचानी होगी, मारनी नहीं होगी। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ, जो भी बींग्स, जो भी जीवित चीज़ है, कोई भी चीज़, ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ, सभी चीज़ों को, सभी जंतुओं को, जीवों को, सभी को जीने का अधिकार है। महावीर का कहना था कि सभी को जीने का अधिकार है। इसीलिए ये लोग अहिंसा में बहुत ज़्यादा जैनिज़्म मानते हैं। दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस वेरी स्ट्रिक्टली, नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, यानी किलिंग नहीं करना है, नॉट हर्ट भी नहीं करना है, किलिंग भी नहीं करना है बींग्स को। ऑल बींग्स लॉन्ग टू लाइफ, यानी सभी को जीने का अधिकार है ना। इसके बाद क्या था थर्ड टीचिंग इनका? थर्ड टीचिंग था सिंपल लाइफ के बारे में। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा, जो जैन कहलाए, फॉलोवर्स ऑफ महावीरा जो जैन कहे जाते हैं, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स। जो फॉलोवर्स हैं महावीरा के, जो महावीर के फॉलोवर्स हैं, तो वो उनको लीड करना होगा बहुत सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ उनको जीना होगा। बेगिंग फॉर फूड, खाना के लिए भिक्षा मांगना होगा। बेगिंग फॉर फूड, फूड के लिए बेगिंग करना होगा। बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उसको पूरी तरह से ऑनेस्ट होना होगा। ऑब्जर्विंग सेलिबेसी,
and observing celibacy, men had to give up everything इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। मेन को सब कुछ त्याग कर देना होगा, गिव अप कर देना होगा हर चीज़ को, इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स तक को, अपने वस्त्रों को भी त्याग देना होगा। इनका जो तीसरा टीचिंग था वो क्या था? सिंपल लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ बताए थे? तो जो फॉलोवर होंगे महावीर के, उनको लीड करना होगा वेरी सिंपल लाइफ, पहला ये है। फिर है बेगिंग करना होगा फूड के लिए, दूसरा क्या है? फूड के लिए उनको भिक्षा मांगनी होगी। तीसरा क्या था? कि एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना होगा। सिंपल लाइफ क्या क्या चीज़ से होगा? सबसे पहला सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ जीना है। दूसरा है कि फूड के लिए बेगिंग करना है। तीसरा है कि एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना है। ऑब्जर्विंग सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, निष्ठा से रहना है। मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और सब कुछ त्याग देना है। त्याग देने में यहाँ तक कि उनके क्लॉथ्स को भी, कपड़ा भी त्याग देना है, अपने वस्त्रों को भी त्याग कर देना है। तो ये टीचिंग था सिंपल लाइफ का, अबाउट सिंपल लाइफ इनका जैनिज्म का टीचिंग है, महावीर जैन का। नौ नेक्स्ट जो टीचिंग है वो फोर्थ कौन सा है? स्प्रिट के बारे में। द रिजिड रूल्स मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर मेनी टू फॉलो। इतना रिजिड रूल्स इसमें था कि डिफ़िकल्ट हो गया मेनी टू फॉलो, बहुत सारे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता था ये फॉलो करना। इस जैनिज़्म में बहुत सारे ऐसे रिजिड रूल्स हैं जिसके कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर मेनी टू फॉलो, बट जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। लेकिन जैनिज़्म जो है मेनली ट्रेडर्स के द्वारा बहुत सपोर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। ऐसे तो रिजिड रूल बहुत सारे इसमें ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, बट जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, लेकिन ट्रेडर्स के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। फार्मर्स ऑफन फाउंड इट डिफ़िकल्ट, फार्मर्स को ऑफन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो। फार्मर्स अक्सर इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? रूल ऑफ अहिंसा उनसे टूट जाता है, यानी रूल ऑफ अहिंसा जो है वो फॉलो नहीं कर पाते अच्छे से। एज दे हैड टू किल इंसेक्ट, क्योंकि उनको इंसेक्ट को किल कर देना होता है। टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इंसेक्ट्स को किल करना होता है, और गलती से भी हो ही जाता है किल। तो फार्मर्स इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं और जैनिज़्म को फॉलो नहीं कर पाते हैं। यानी जो फार्मिंग करेंगे वो जैनिज़्म को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट इतना रूल है कि रूल ऑफ अहिंसा उनसे फॉलो नहीं होगा। तो क्या देखना है कि स्प्रिट में कि रिजिड रूल्स इतने ज़्यादा इसमें हैं कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैनिज़्म जो है सपोर्टेड मेनली होता है ट्रेडर्स के द्वारा। ट्रेडर्स तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फार्मर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। फार्मर्स क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं? फार्मर्स ऑफन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा एज दे हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट को किल करना पड़ता है, जो कि रूल ऑफ अहिंसा को वायलेट कर देता है। इस तरह से फार्मर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द टीचिंग्स वेयर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों तक, सैकड़ों साल तक ये जो टीचिंग है, ये जितनी सारी बात अभी डिस्कस कर रहे थे, वो सारा ट्रांसमिट कैसे हुआ? ऑरली, यानी उनकी ऑरली ही वो ट्रांसफ़र होता था, वो ऑरली ही एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता था। द टीचिंग्स वेयर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों तक, सैकड़ों साल तक ये सारा टीचिंग जो है ऑरली ही ट्रांसफ़र होता था, मतलब रिटेन में ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। मौखिक रूप से ही एक से दूसरे लोग जान रहे थे, एक दूसरे से ऑरली ही ये ट्रांसफ़र होता था। एंड फाइनली रिटेन डॉन अबाउट 1500 ईयर्स अगो इन वल्लभी, गुजरात। और फाइनली इसको रिटेन डॉन किया गया 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले की बात है। कहाँ पे इसको रिटेन डॉन किया गया? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी जो गुजरात में है वहाँ पे इसको, इसके रूल्स को सारे को कलेक्ट किया गया, फाइनली रिटेन डॉन किया गया 1500 ईयर्स अगो। कहाँ पे? वल्लभी, गुजरात में। दिस इज़ ऑल अबाउट जैनिज़्म। अभी हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे, महावीर जैन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग बुद्धिज़्म को डिस्कस किए थे। नौ इस बुक का, इस चैप्टर का जो है 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। नौ लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है उपनिषद, उस पे आते हैं। द उपनिषद,
जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द उपनिषद्स अराउंड द टाइम ऑफ द बुद्ध एंड महावीर। बुद्ध और महावीर के समय में, अराउंड द टाइम ऑफ बुद्ध एंड महावीर, अदर थिंकर्स वेयर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। अदर थिंकर्स भी थे जो एक्सप्लोर कर रहे थे मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ के मीनिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे। यानी जब बुद्धिज़्म फैल रहा था, जब महावीर जैन अपनी टीचिंग्स को ये इंस्पायर कर रहे थे, जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है फ्लरिश्ड हो रहा था, उसी समय और भी थिंकर्स थे जो एक्सप्लोर कर रहे थे लाइफ के मीनिंग को, विच लेड टू द कॉम्पाइलेशन ऑफ उपनिषद, जिसके कारण कॉम्पाइलेशन हो गया उपनिषद का। जिसके कारण क्या हुआ कि कॉम्पाइलेशन ऑफ उपनिषद, यानी उपनिषद का फॉर्मेशन हो गया, कॉम्पाइलेशन हो गया। आइए देखते हैं इसको डिटेल से। मीनिंग क्या होता है उपनिषद का? द वर्ड उपनिषद, उपनिषद जो वर्ड है लिटरली इसका मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, मतलब अप्रोच करना और किसी के नज़दीक जाके बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोच करना और सिटिंग नियर। रेफरिंग टू द स्टूडेंट सिटिंग नियर द टीचर, ये किसी स्टूडेंट के बारे में बताता है कि स्टूडेंट जो हैं वो रेफरिंग टू द स्टूडेंट सिटिंग नियर द टीचर, यानी रेफर करता है स्टूडेंट को जो वो टीचर के निकट वो बैठते हैं, स्टूडेंट टीचर के निकट बैठते हैं। तो रेफरिंग द स्टूडेंट सिटिंग नियर द टीचर। तो उपनिषद का मीनिंग क्या है? लिटरली मीन्स है अप्रोचिंग और एंड सिटिंग नियर, सिटिंग नियर करना। नाउ नेक्स्ट है कंटेंट। These text contains conversation between teachers and students। अभी जस्ट इसको डिस्कस कर रहे थे। इसका मीनिंग ही होता है उपनिषद का क्या? सिटिंग नियर, यानी कौन सिटिंग नियर करेगा? स्टूडेंट टीचर के निकट, यानी सिटिंग नियर करेगा टीचर के पास। तो कंटेंट में क्या होगा? दीज टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशन, एक बातचीत होता है। उपनिषद के अंदर होता क्या है? कन्वर्जेशन होता है। कन्वर्जेशन किनके बीच होगा? टीचर और स्टूडेंट के बीच। यानी उपनिषद में क्या देखने को मिलेगा? दीज टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच कन्वर्जेशंस हमको देखने को मिलेगा। की आइडियाज इसमें क्या होंगे? थिंकर्स सॉट टू फाइंड आंसर टू, थिंकर्स जो है ना सॉट टू फाइंड आंसर टू, क्या क्या चीज़ का आंसर खोजते हैं? इसमें जो उपनिषद में थिंकर्स जो सोचने वाले हैं, जो सोचते हैं, वो क्या चीज़ का आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, इसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? इज़ देयर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, परमानेंट कुछ भी है क्या यूनिवर्स में? तो ये सब क्वेश्चन का आपको थिंकिंग मिलेगा और आंसर कैसे वो होता है, इसके आंसर्स के बारे में डिस्कशन मिलेगा और कन्वर्जेशन मिलेगा टीचर और स्टूडेंट के बारे में के बीच। टीचर और स्टूडेंट के बीच कन्वर्जेशन जो है यही आपको उपनिषद में मिलेगा। उपनिषद का मतलब ही होता है सिटिंग नियर, स्टूडेंट सिटिंग नियर द टीचर। और की आइडियाज़ क्या था? थिंकर्स सॉट टू फाइंड आंसर टू, थिंकर्स क्या चीज़ का आंसर ढूंढते हैं? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद क्या होता है, इसका आंसर ढूंढते हैं। और इज़ देयर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, यानी कोई भी चीज़ यूनिवर्स में, इज़ देयर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, क्या कुछ भी परमानेंट है यूनिवर्स में? इस सब क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढा जाता है उपनिषद में। नौ, आत्मा एंड ब्रह्म, आत्मा एंड ब्रह्म। नेक्स्ट क्या है? आत्मा और ब्रह्म। तो मेनी बिलीव्ड देयर वाज समथिंग परमानेंट, बहुत सारे ऐसे बिलीव करते हैं कि कुछ तो परमानेंट है, विच दे कॉल्ड द आत्मा। बहुत सारे लोग उपनिषद में, जैसा कि लिखा हुआ है, जैसा कि डिस्कस होता है, बहुत सारे ऐसा बिलीव करते हैं समथिंग परमानेंट, कुछ तो परमानेंट है, विच दे कॉल्ड, जिसे वे आत्मा कहते हैं, जिसे इंडिविजुअल सोल कहा जाता है। यानी समथिंग परमानेंट है जिसे आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल के बारे में जाना जाता है, सोल कह के जाना जाता है। आत्मा क्या होता है? इंडिविजुअल सोल को बोलते हैं, इंडिविजुअल सोल को बोलते हैं। और ब्रह्म क्या है? यूनिवर्सल सोल को बोला जाता है। आत्मा इंडिविजुअल सोल है एंड द ब्रह्म जो है यूनिवर्सल सोल है। दे बिलीव्ड द आत्मा एंड द ब्रह्म वेयर अल्टीमेटली वन, वे ये भी मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म जो है अल्टीमेटली वन ही है, यानी एक ही है, अलग अलग रूप नहीं है, एक ही है। आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही रूप है।
यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मा और ब्रह्म के बारे में। तो बहुत मेनी बिलीव्ड देयर वाज समथिंग परमानेंट, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं उपनिषद के द्वारा कि बहुत सारी चीज़ जो है ना बहुत सारे लोगों द्वारा बिलीव किया जाता है कि समथिंग परमानेंट, कुछ तो परमानेंट है, विच दे कॉल्ड, जिसे जिसे वे लोग आत्मा कहते हैं जो इंडिविजुअल सोल होता है, एंड द ब्रह्म जो यूनिवर्सल सोल होता है, आत्मा और ब्रह्म कहते हैं। दे बिलीव्ड दैट आत्मा एंड द ब्रह्म वेयर अल्टीमेटली वन, वे दोनों एक ही होते हैं, आत्मा और ब्रह्म जो है दोनों एक ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, थिंकर्स। तो मोस्ट थिंकर्स वेयर मेन, बहुत सारे थिंकर तो मेन ही थे, प्राइमरली ब्राह्मण्स थे, बहुत सारे थिंकर मेन थे, प्राइमरली ब्राह्मण्स थे, एंड राजा थे, ब्राह्मण और राजा थे, और वो सारे मेल ही थे। यानी मोस्ट थिंकर मेन थे जिसमें ब्राह्मण और राजा थे। वुमेन थिंकर्स लाइक गार्गी, वुमेन थिंकर में कुछ नेम भी है जिसमें गार्गी फेमस हैं, आर मेंशन्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन रॉयल कोर्ट डिबेट्स, जो पार्टिसिपेट करती हैं रॉयल कोर्ट डिबेट्स में। यानी डिबेट्स क्या होता है, डिस्कशंस जब होता था रॉयल कोर्ट में तो वो भी पार्टिसिपेट लेती थी। यानी वुमेन भी थिंकर जैसे कि गार्गी टाइप की थिंकर जो थी वो पार्टिसिपेट लेती थी रॉयल कोर्ट डिबेट में। द स्टोरी ऑफ सत्यकाम, द स्टोरी ऑफ सत्यकाम जबल, ये सत्यकाम जबल का जो स्टोरी है उपनिषद में, स्टूडेंट फ्रॉम अ पुअर, यानी पुअर फैमिली का एक स्टूडेंट रहता है और स्लेव बैकग्राउंड उसका होता है। ये इसकी स्टोरी से पता चलता है कि हाईलाइट्स दैट नोट ऑल डिस्कशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ, कि सारे डिस्कशन जो हैं वो बर्थ के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते थे। यानी सारा डिस्कशन बर्थ रिलेटेड नहीं होता था, बर्थ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता था। तो ये कौन सी स्टोरी से हमको पता चलता है, द स्टोरी ऑफ सत्यकामा जबल, ये जो स्टोरी है इससे हम लोग को पता चलता है। इसमें स्टोरी क्या चीज़ का है, स्टोरी स्टूडेंट फ्रॉम अ पुअर, एक पुअर फैमिली का स्टूडेंट था जो स्लेव बैकग्राउंड का था। इस स्टोरी से हाईलाइट ये मिलता है कि सारे डिस्कशन जो हैं रेस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ नहीं थे। इससे क्या हुआ कि कोई किसी भी कहीं भी जन्म लिया हुआ है, अगर उसको नॉलेज है तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था रॉयल कोर्ट ऑफ डिबेट में। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द संघ एंड मोनेस्ट्रीज, द संघ एंड मोनेस्ट्रीज। द संघ, संघ के बारे में देखते हैं, संघ क्या होता था, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कोई कोई चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर्स में। द संघ वाज एन एसोसिएशन, एक तरह का एसोसिएशन होता है। संघ क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू स्टडी द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। संघ क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, ऑफ दोज, उन लोगों का एसोसिएशन होता है जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है, लेफ्ट कर दिया है। क्या चीज़ के लिए त्याग दिया है, टू स्टडी द टीचिंग, टीचिंग को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्या चीज़ की टीचिंग को, बुद्ध के टीचिंग को। यानी संघ उनका एसोसिएशन होता है जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है बुद्ध के टीचिंग को स्टडी करने के लिए, बुद्ध के टीचिंग को स्टडी करने के लिए जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, उनका एसोसिएशन होता है, उन लोगों का एसोसिएशन होता है जिसे संघ कहा जाता है। ना इसमें रूल्स क्या होता है, द रूल्स फॉर द बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटेन डाउन इन अ बुक। जितने सारे रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ के, बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स हैं वेयर रिटेन डाउन, वे लिखे गए हैं एक बुक में। कौन से बुक में, नाम क्या है, विनय पिटका। विनय पिटका जो बुक है वो, उस बुक में बुद्धिस्ट संघ के सारे रूल्स रिटेन डाउन किए गए हैं। इस बुक का नाम क्या है, विनय पिटक। ना इसके बाद क्या है, ऑल पीपल्स कुड ज्वाइन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, स्लेव्स, कॉर्ड्समैन। ऑल पीपल कुड ज्वाइन, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको रूल्स का कुछ पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बुद्धिज़्म ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल लोगों के लिए है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, मर्चेंट्स भी, स्लेव्स भी, कोर्ट्समैन भी, कॉर्टेसन्स भी। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, स्लेव्स एंड कॉर्टेसन्स, सारे लोग ज्वाइन कर सकते थे बुद्धिज़्म को। However, चिल्ड्रेन नीडेड देयर पेरेंट्स परमिशन, अगर चिल्ड्रेन को ज्वाइन करना है बुद्धिज़्म तो उनको किसका डिसीजन चाहिए, तो उनको पेरेंट्स का परमिशन चाहिए। यानी चिल्ड्रेन तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब पेरेंट्स का परमिशन होगा।
However, the children needed their parents' permission. चिल्ड्रेन तभी ज्वाइन कर सकते हैं बुद्धिज़्म जब उनके पेरेंट्स का परमिशन होगा, और स्लेव को अगर ज्वाइन करना है तो उनके मास्टर का परमिशन उनको चाहिए। स्लेव्स को बुद्धिज़्म ज्वाइन करना है तो उनके मास्टर्स का परमिशन चाहिए। वुमेन को नीड किसके परमिशन का होगा, तो हस्बैंड का परमिशन, यानी वुमेन को अगर बुद्धिज़्म ज्वाइन करना है तो उनके हस्बैंड का परमिशन उनको चाहिए, तब जाके वुमेन बुद्धिज़्म ज्वाइन कर पाएगी। यानी चिल्ड्रेन को पेरेंट्स का परमिशन, स्लेव्स को मास्टर्स का परमिशन और वुमेन को हस्बैंड का परमिशन चाहिए, तब जाके बुद्धिज़्म ज्वाइन कर सकते हैं। नौ लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं। मेंबर्स लिव्ड सिंपल लाइफ्स। मेंबर कैसा लाइफ जीते थे, सिंपल लाइफ्स जीते थे, सिंपल लाइफ स्टाइल होता था उनका। मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारे समय, अधिक से अधिक समय उनको मेडिटेशन में रहना होता है। एंड वेंट टू बेग फॉर फूड, और भोजन के लिए उनको बेग करना होता है। वेंट टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, फिक्स आवर के लिए ही उनको भिक्षा मांगनी होती है अपने भोजन के लिए। दे वेयर नोन एज भिक्षुज, मेन को भिक्षुज कहते हैं और भिक्षुनीज कहते हैं वुमेन को, यानी मेन को भिक्षुज कहते हैं और भिक्षुनी कहते हैं वुमेन को। यानी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे। लाइफ स्टाइल कैसा होता था, मेंबर लिव्ड करते थे सिंपल लाइफ्स, मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक मेडिटेशन में उनको रहना होता है। एंड वेंट टू बेग, और बेग मांग के यानी भिक्षा मांग के अपना भोजन करना होता है। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, वो भी फिक्स्ड आवर्स के लिए ही भिक्षा मांग सकते हैं। दे वेयर नोन एज भिक्षुज, भिक्षुज मेन को कहा जाता है और भिक्षुनीज जो है वुमेन को कहा जाता है। नो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है मोनेस्ट्रीज, विहाराज। मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। विहारास किसे कहते हैं। एज द संघ ग्रीव, एज द संघ ग्रीव, संघ जैसे जैसे ग्रीव हुआ, मॉन्क्स एंड नन्स नीडेड अ प्लेस, एज द संघ ग्रीव मॉन्क्स एंड नन्स नीडेड अ प्लेस टू स्टे, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे जैसे संघ बढ़ गया, मॉन्क और नन को रहने के लिए प्लेस चाहिए था, स्टे करने के लिए प्लेस चाहिए था, स्पेशली उन दिनों जब बरसात का मौसम हो, यानी रेनी सीजन जब होता था उन लोगों को रहने में दिक्कत होता था। एज द संघ ग्रीव, जैसे जैसे संघ बढ़ा, मॉन्क्स और नन्स को प्लेस चाहिए था रहने के लिए, स्टे करने के लिए, कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए था, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इनिशियली दे लिव्ड इन टेम्पररी शेल्टर्स, पहले तो वो इनिशियली वो कहाँ रहते थे, टेम्पररी शेल्टर्स में रहते थे। इनिशियली उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स में रहना शुरू कर दिया। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीता, परमानेंट शेल्टर्स कॉल्ड विहाराज मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट, जैसे जैसे समय बीता परमानेंट शेल्टर बनाए जाने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परमानेंट शेल्टर बनाए जाने लगे, जिनको विहाराज कहते हैं, जिनको मोनेस्ट्रीज या विहाराज कहते हैं। यानी विहाराज क्या है, तो पहले तो टेम्पररी शेल्टर्स, लोग टेम्पररी शेल्टर्स में रहते थे, फिर जैसे जैसे टाइम बीता फिर परमानेंट शेल्टर्स बनने लगा, तो उसे ही विहाराज और मोनेस्ट्रीज कहा जाता था, वेयर बिल्ट। दीज वेयर इनिशियली मेड ऑफ वुड, इनको तो पहले वुड से बनाया जाता था, पहले विहाराज को वो वुड से बनाया जाता था। लेटर ऑफ ब्रिक, फिर धीरे धीरे वो ब्रिक से भी बनाए जाने लगे। सम वेयर इवन हॉलोड आउट इन हिल्स, कुछ तो केव मोनेस्ट्रीज हैं जिनको कैसे बनाया जाता है, हॉलोड हिल्स होता है, मतलब हिल जो है अगर हॉलो है तो उनको मोनेस्ट्री के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, दीज वेयर इनिशियली मेड ऑफ वुड, जो मोनेस्ट्रीज या विहाराज है पहले वुड से बनता था, फिर ब्रिक से बनने लगा। फिर क्या हुआ, सम वेयर इवन हॉलोड आउट इन हिल्स, कोई तो फिर बाद में क्या हुआ कि हिल अगर खाली है, हॉलो है, तो उसको भी एज ए मोनेस्ट्री यानी केव मोनेस्ट्री जिसे कहा जाता था, केव मोनेस्ट्री के रूप में यूज़ कर लिया जाता था ना। इसके बाद क्या है, विहाराज बिकेम सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, विहाराज जो है ना सेंटर बन गए बुद्धिस्ट लर्निंग का, यानी बुद्धिस्ट के लर्निंग का विहाराज जो है सेंटर बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, विहाराज बिकेम सेंटर्स ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग। तो these are all about this chapter, all topics completed. A lot of thanks for listening, watching, sharing, subscribing. Again and again thanks. We will meet in next chapter.